हेलो एवरीवन। देखिए शुरुआत 5, एक्टिंग की होती है जब आप 2 के सामने किरदार आता है मेरे साथ और जब आप स्क्रिप्ट पहली दफा पढ़ते हैं और किरदार आपके सामने आता है और वहां से जब आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है। मैं नौसिखिया एक्टर हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आई एम नॉट ट्रेन्ड एक्टर, आई हैव नॉट बीन टू फिल्म स्कूल। मेरा बड़ा मन था कि मैं एनएसडी ज्वाइन करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। एफटीआई का एक्टिंग कोर्स बंद हो चुका था उस वक्त। तो मैंने जो सीखा है वो काम कर करके सीखा है मैंने। इट्स समथिंग आई मिस अ लॉट। आई थिंक आई रियली मिस द फैक्ट दैट आई वाज नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्टर। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। एक बहुत अच्छा कोर्स है पौंडीचेरी में, आदि शक्ति एक संस्था है वहाँ पे। दे हैव अ 2-week एक्टिंग कोर्स जो बहुत ही, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑल। मैं भी करना चाहूँगा वन ऑफ दीज डेज। तो मैंने अपना एक तरीका बनाया अपने लिए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका मैं माइंड समझूँ, उसका दिमाग समझूँ, वो सोचता कैसे है, उसकी एनर्जी क्या है, वो मेरे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वो उसी से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मी। और ये जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आप स्क्रिप्ट बार बार पढ़ते हैं। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है तो आपको उस किरदार के बारे में सारी चीज़ें स्क्रिप्ट से ही मिलती हैं। और डायरेक्टर आपके साथ होता है, डिस्कशंस होते हैं डायरेक्टर के साथ, जिसमें आप फाइनली समझ में आता है आपको कि ये कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टर किस तरह देख रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द हेड ऑफ द कैरेक्टर देन एवरीथिंग एल्स फ्लोज फ्रॉम इट। जो उसकी फिजिकलिटी है वो वहीं से आती है, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो वहीं से आती है, उसकी एनर्जी वहीं से आती है, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, एक्सेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो मैं बहुत वक्त बिताता हूँ स्क्रिप्ट के साथ। कम से कम 3-4 महीने मैं लगाता हूँ सिर्फ डायलॉग्स को सीखने के लिए। और मेरी मेमोरी काफ़ी वीक है, गजनी के बाद और वीक हो गई थी। तो मुझे 3-4 महीने लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो तरीका है, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ डायलॉग्स। उसमें मुझे बड़ी मतलब उसमें वो चीज़ मेरे जहन में जाने लगती है। तो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ डायलॉग्स। और पहले दिन में जो सबसे मुश्किल सीन होता है फिल्म का, मैं सबसे मुश्किल सीन पहले उठाता हूँ। और 3-4 घंटे पहले दिन मैं सिर्फ वो एक सीन पे काम करता हूँ। और मेमोराइजिंग जो प्रोसेस है वो, आप पहले तो सीन 10 दफ़ा पढ़ते हैं, 20 दफ़ा पढ़ते हैं, सैकड़ों दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आप फिर सीन को रख देते हैं और आप अब अपने मेमोरी को चैलेंज करते हैं। तो एक एक लाइन से शुरू करता हूँ मैं। पहली लाइन मैं दोहराता हूँ 100 दफ़ा, जब तक वो मेरे जहन में नहीं चले जाए। नींद में आप उठाएंगे तो मुझे वो लाइन बोलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो पहला दिन मैं सिर्फ पहले सीन पे काम करता हूँ। डे 2 मैं पहले सीन पे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना मुझे वक्त लगे दोबारा उसको कंट्रोल में लाने के लिए। और फिर मैं दूसरा सीन उठाता हूँ। तीसरे दिन मैं पहला और दूसरा सीन करता हूँ और फिर मैं तीसरा सीन उठाता हूँ। इसी तरह जब मैं 3 महीने मेरे पूरे हो जाते हैं, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जो पहला सीन है मैंने कुछ 9000 दफ़ा किया हुआ है। क्योंकि आप वो पहला सीन बार बार करते हो और हर रोज कर रहे हो। तो जो आपका टफेस्ट सीन है जिससे आपने शुरू किया है, जब आपके 3 महीने 4 महीने खत्म हो जाते हैं, यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। वो स्लॉट मशीन नहीं होती, आप कॉइन डालते हो, कोक निकलता है। तो ऐसे मैं एक्टर हो जाता हूँ। आप कॉइन डालेंगे, ठाक मेरी डायलॉग निकलेगी बाहर। तो उसमें होता क्या है कि जब तक आप वो लाइंस
आपके ना हो जाएं तब तक वो ठीक से निकल नहीं पाएंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। द लाइन्स हैव टू बिकम योर्स, यू हैव टू ओन द लाइन्स, दे आर योर लाइन्स। जब वो लिखे गए थे तो वो राइटर के लाइन्स थे, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने लाइन नहीं बनाएंगे आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये मेरा सोचना है। शुरू शुरू में जब मैं इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारी फिल्में एक साथ बनती थी, तो उस सिस्टम में मैं बड़ा फिट नहीं हो रहा था मैं, क्योंकि सीन आपको मिलता था सेट पे, वो चेंज होता था, फ्रेश लाइंस आते थे, तो आपको मेमोराइज करने का मौका ही नहीं मिलता था। दिन में 3 शूटिंग होती थी, तो आप फिजिकली भी अपने आप को बदल नहीं पाते हो। 3 फिल्मों की शूटिंग एक ही दिन पे हो रही है, तो ये सारी चीज़ों से मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। और मैं अक्सर अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कहता था कि भाई आप एक फिल्म एक फ्लो में बनाइए ना, दूसरी फिल्म की शूटिंग बीच में नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको 6 महीने देता हूँ, आप एक फिल्म साथ में बनाइए। लेकिन शुरू शुरू में जब मैं आया था तो एक तो कोई सुनता नहीं था और दूसरा ये होता था कि उनको लगता था कि यार पूरी फिल्म एक साथ कैसे बनेगी, हिंदी फिल्मों में इतने गाने होते हैं, हम कभी स्विट्जरलैंड में शूटिंग करते हैं, हम कभी गोवा जाते हैं, हम हमारे लोकेशंस इतने वेरिड होते हैं, तो ये एक साथ आप कैसे हम फिल्म बनाएंगे। तो दैट वाज अ बिग रेजिस्टेंस जो मैं तोड़ पाया जब मैंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, लगान। तो जब लगान मैंने प्रोड्यूस की तो मैंने जो काम करने का तरीका जो मुझे सही लगता था मैंने वो फॉलो किया। जब आप लाइन को दोहराते हो और बार बार दोहराते हो तो आप उसमें रियलाइज करते हो कि ये आप जब एक तरीके से सोच रहे थे और आपको लगता है कि ये अच्छा तरीका है ये कहने का, इसमें सही वजन पड़ रहा है, इसमें इमोशन सही आ रहा है, लेकिन जब आप उस चीज को दोहराते हो तब आपको अलग अलग तरीके मिलते हैं वही चीज करने के। बट दैट ओनली कम्स विद रेपिटेशन। व्हेन अगेन एंड अगेन यू कीप डूइंग दैट, यू रियलाइज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। तो मेरे लिए वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं सिर्फ वो 3-4 महीनों में मैं सिर्फ वो स्क्रिप्ट के अंदर ही रहता हूं, मैं बाहर निकलता नहीं हूं। ज्यादातर जब आपके सामने कोई चैलेंजिंग सीन होता है जिसमें आपको वो जज्बात निकालने हैं, गुस्सा का, यू कुड बी इमोशन ऑफ एंगर और इट कुड बी सॉरो, पेन। तो जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैं अपने मेमोरी में जाता था, जो सिमिलर मेमोरी है जब मुझे वो जज्बात मुझे फील हुए थे अपनी ज़िंदगी में, और मैं अपने मेमोरी से वो फीलिंग याद करता था और उस फीलिंग को मैं दोबारा लाता था। फिर मुझे शुरू शुरू में जब मैं ऐसा करता था मुझे लगा यार ये इसमें मुझे सही नहीं लग रहा है ये, क्योंकि वो कुछ अलग इमोशन है, ये कुछ अलग इमोशन है। एंड देन आई बिकेम मोर स्ट्रिक्ट विथ माई सेल्फ कि मुझे जो जज्बात निकालने हैं वो इस सीन और इस स्क्रिप्ट से ही निकलने हैं। सो देन आई रियलाइज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट एन एक्टर नीड्स इज बिलीफ। आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि जो घटना घट रही है आपके साथ, या जिस दौर से आप गुजर रहे हो, या जिस मोमेंट से आप गुजर रहे हो, वो वाकई हो रहा है आपके साथ। आपकी बिलीफ जो है जब 100% होती है तो दर्शक भी वो चीज बिलीव करते हैं। सो योर बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी फिल्मों में सीन होते हैं जो काफी लॉजिकल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी बिलीफ स्ट्रांग है तो फिर आप उस चीज को भी लोगों को बिलीव करा देते हो, बिकॉज योर बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई फील इज बिलीफ, एंड दैट रियली कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। बिलीफ इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट एन एक्टर नीड्स। यू हैव टू बिलीव। आजकल तो हम लोग अभी बिकॉज ऑफ VFX एंड ऑल दैट हमें फिल्म बनाते हैं जिसमें कि एक्टर जो है सडनली डायनासोर आ गया सामने, या आप कहीं से गिर रहे हैं, या कुछ हो रहा है, आग लगी, अब आग के नजदीक है, लेकिन वो आग आपको एज एन एक्टर आपको नजर नहीं आ रही है, डायनासोर आपको नजर नहीं आ रहा है। ये मैं बहुत मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उस वक्त आपकी बिलीफ जो है वो कन्विंस करती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त। So it is your belief as an actor that convinces and conveys to an audience, what you're feeling. On the way मैंने छोटे छोटे टिप्स पिकअप किए हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूं, तो मैंने अपने टिप्स खुद के लिए बनाए हैं, and they seem to work for me.
कभी कभी क्या होता है कि जैसे इमोशनल सीन्स होते हैं ना, तो वो एज एन एक्टर मुझे डर लगता है कि मैं ये दोबारा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं डायरेक्टर से कहता हूँ कि यार ये बड़ा मुश्किल सीन है और ये शायद मैं एक दफ़ा मैं इमोशन उस लेवल तक ले आऊं तो दोबारा मैं ला पाऊंगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। ये एक कमजोरी होती है एक्टर की। एक्टर का काम है कि वो 10 दफ़ा वही चीज़ करे, 50 दफ़ा वही चीज़ करे और सेम इंटेंसिटी के साथ करे, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चार्ली चैपलिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। तो वो कुछ 200-300 रिहर्सल करता था और वो 200-300 टेक करता था, दोबारा करते रहता था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और कमाल की बात यह है कि जब हम उसकी फिल्में देखते हैं हमको लगता है ये पहली दफा हो रहा है। सो ही यूज्ड टू इतना घिसता था एंड एज एन एक्टर आई फील के कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं ये सीन के लिए तैयार हूं, आई नो आई एम रेडी फॉर दिस सीन। व्हेन आई नो आई एम रेडी फॉर दिस सीन ना, मुझे पता है मैं तैयार हूं, तो मुझे फिर ज्यादा रिहर्सल पसंद नहीं है। और एक्टर की वजह से या टेक्नीशियंस की वजह से हम रिहर्सल्स करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को छोड़ता नहीं हूं। मैं बहुत ड्राई करता हूं रिहर्सल, टाइमिंग सही होनी चाहिए ताकि सब लोगों को टाइमिंग मिले, लेकिन मैं अपने आप को छोड़ता नहीं हूं। अल्टीमेटली टेक में जाके मैं अपने आप को छोड़ता हूं। तो मैं आपको एक सीन बताता हूं जो मेरे साथ हुआ था। फिल्म का नाम था रंग दे बसंती। तो उसमें एक सीन है जब वहीदा जी, हम लोग इंडिया गेट पे हैं, हम पर लाठीचार्ज होती है, वहीदा जी को सर पे लग जाती है, वो बेहोश हो जाती हैं अस्पताल में और सब तहस महस हो गया। तो डीजे जो है वो सू के साथ वापस आते हैं, कपड़ों पे खून वून लगा हुआ है, कहीं से वो खाना लेके आए हैं, रखते हैं और खाना शुरू करते हैं और बात करते करते सडनली डीजे ही ब्रेक्स डाउन एंड यू नो ही गेट्स वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड और बात करते करते वो रोता है, यू नो। तो वो सीन वाज अ वेरी चैलेंजिंग सीन फॉर मी और मैं काफी प्रिपेयर कर रहा था उस सीन के बारे में। और मैं मेंटली रात को सोते वक्त मैं सोचता था कि यार ये सीन मैं कैसे करूंगा, और मैं आंख बंद करके वो सीन अपने जहन में मैं करता था। और करते करते अपने जहन में करते करते मैं एक अच्छे स्पेस पे पहुंच गया था। मुझे लगा था हाँ ये सीन मैं ऐसे करूंगा, मैं समझ गया था। तो फिर जब मैंने मेहरा को इससे कहा, मेरा यार ये सीन जो है हम एक फ्लो में शूट करते हैं, तो आप 2-3 कैमरा ले आओ, क्लोज मिड जहां जहां आपको कैमरे रखने, क्योंकि ये शायद मैं बार बार नहीं कर पाऊं। तो और एक मैं रफ ब्लॉकिंग करना चाह रहा हूं। तो जिस दिन हम शूटिंग, वो एक फिल्म सिटी में हमने लगाया था सेट कमरों का और ये सब। तो मैंने कहा यार शूटिंग से एक दिन पहले डीओपी आप, मैं, कुछ असिस्टेंट्स जाके सेट पे हम लोग कैमरा प्लेसमेंट्स कर लेंगे ताकि शूटिंग के दिन ये सब डिस्कशंस ना हो, हम पूरी तरह तैयार हों। तो एक दिन पहले हम लोग गए और वो सीन हमने रिहर्स किया। मेहरा ने बोला यार खाना तू रख ले साइड में, क्योंकि तुझे रोना है, फिर तू खाते खाते रोएगा कैसे। ऐसे नहीं मैं खाते खाते रोऊंगा क्योंकि वो उसको नहीं पता वो रोने वाला है, वो तो खाना बैठा है, वो खाते खाते उसको यू नो इमोशन चेंज होता है उसका। तो हमने वो सीन ऐसे रफली किया और 3-4 रिहर्सल के बाद मुझे लगा मैं सेट हो गया हूं और मैंने थोड़ा सा अपने आप को छोड़ा, जस्ट टू टेस्ट कि मैं सही जगह पे हूं कि नहीं हूं। कल सीन छूटने वाला है, मैं थोड़ा अपने आप को इमोशनली छोड़ रहा हूं जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स। एंड आई रियलाइज कि हाँ मैं एकदम सही हूं। मैंने फौरन अपने आप को रोका, बिकॉज एक दफा वो इमोशन मुझसे निकल जाता है, मुझे डर लगता है कि मैं दोबारा निकाल पाऊंगा कि नहीं। ये एक्टर की कमजोरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं आपको मेरी कमजोरी बता रहा हूं, मैं बार बार वही चीज नहीं कर पाता। तो अगले दिन हम आए शूटिंग के लिए और मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था और मैंने सडनली नोटिस किया कि कपड़े गलत लाए हैं, असिस्टेंट ने कपड़े गलत रखे हैं। तो मैंने कॉस्ट्यूम असिस्टेंट को बुलाया, मैंने बोला ये गलत कपड़े हैं, कंटिन्यूटी के कपड़े हैं, उसमें खून वून लगे होने चाहिए। तो इसे नहीं सर, वो हम वो सीन शूट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों?
इसे नहीं वो, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया, तो वो रिहर्सल हो गई। अब उस दिन रात को मैं गया और मैं सो रहा था, मैं सोने से पहले मैं इमेजिन करता हूँ वो सीन कैसा होगा, और मैं एकदम एकदम जैसे ग्लास फुल हो जाता है ना और छलकने के लिए एकदम रेडी है, मैं वहां वो लेवल तक पहुंच गया था। अगले दिन मैं आया और कपड़े दूसरे थे, तो मैंने मेहरा को बुलाया, मेरा यार ये कपड़े चेंज हो गए क्या हम लोग? तो इसे नहीं यार, वो विनोद वाज अ डीओपी, वो कह रहा था कि यार वो नाइट सीन है तो शिफ्टिंग में हम लोगों को डेढ़ दिन का लॉस हो जाएगा अगर हम नाइट से शुरू करते हैं, देन वी हैव टू शिफ्ट टू डे। वो पता नहीं कुछ समझा रहा था टेक्निकल चीज मुझे, और मैं असिस्टेंट रह चुका हूं, तो जब उसने कहा कि हम लोग अगर दूसरे सीन से शुरू करते हैं, वी विल सेव 1.5 डे, और मेरी ट्रेनिंग पूरी एज एन असिस्टेंट रही है बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, तो मैं बहुत समझता हूं इन चीजों को। तो ऐसा यार 1.5 दिन बच जाएगा, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं एकदम रेडी था सीन करने के लिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, प्रैक्टिकल बात कह रहा है तू, 1.5 दिन बचेंगे, सही है, ठीक है कर लेते हैं दूसरा सीन। तो हमने वो दूसरा सीन किया और 2-3 दिन के बाद फाइनली ये सीन की बारी आई। मैं वो सीन जैसे मैंने इमेजिन किया था मैं कभी कर ही नहीं पाया, वो टाइमिंग मेरी मिस हो गई। तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला, जब आप क्रिएटिवली किसी चीज के लिए रेडी होते हो ना, तो फिर आपको प्रैक्टिकल चीजें नहीं सोचनी चाहिए। वो 1.5 दिन कुछ नहीं थे, वो 1.5 दिन कुछ नहीं थे। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि यार जब आप क्रिएटिवली मैजिकल मोमेंट तक रेडी होते हो ना, तो उसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए। वो कितना भी इम्प्रैक्टिकल हो, आपको उसी में वही करना चाहिए। सो whenever I go somewhere, people say कि वो रंग दे पसंदी का आपका सीन है, वो बड़ा अच्छा सीन है जो आप रोए थे, तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है मुझे लगता है वो इतना सीन बुरा हुआ है जो मैं करना चाह रहा था, मैं कभी कर ही नहीं पाया। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जर्नी में मैंने सीखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ रही है कि यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ वॉट यू आर अटेम्प्टिंग। उसमें आपको मिलावट कभी नहीं लानी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ वॉट यू आर डूइंग, एंड द मोर ऑनेस्ट यू आर द बेटर इट कम्स आउट। दिस इज वन ऑफ माई बिग लर्निंग्स। You all have any questions, because that will provoke me to speak also. Yeah, go ahead. सर जैसा आपने कहा, मैं भी बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ कि इमोशनल सीन में मुझे लगता है मेरा फर्स्ट टेक इज़ माय बेस्ट टेक। बट हैविंग सेड दैट, अगर कभी ऐसा लगता है कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और रीटेक्स होते जा रहे हैं जी, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसा है कि आपको अगर फील हो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो, चाहे मेमोरी सोचने के बाद या फिर कभी कभी आप एक रट में अटक जाते हो, राइट, आपसे जो करना चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है, या जो आप करना चाह रहे हो वो हो चुका है, हाँ, या वो ऑलरेडी ड्रेन फील करते हो आप ड्रेन्ड हो गए हो। हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं 2-3 चीजें करता हूँ। एक तो मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और जाके मैं चाय वाय पानी पीता हूँ, जस्ट टू गेट अ शॉर्ट ब्रेक। और मैं क्या करता हूँ, देखिए जब हम कोई भी शॉट शूट करते हैं तो जो शॉट का जो ड्यूरेशन है, लेट्स से डायरेक्टर ने एक्शन बोला और आप डायलॉग से शुरू करते हैं। डायलॉग से पहले आप कमरे में एंटर हुए, आपने बोतल उठाई, जो भी है, तो आप वो बैक एक्शन है। तो वो जो बैक एक्शन है ना आपका, जब आप रिहर्सल करते हो आप वही चीज दोहराते हो बार बार, वही चीज आप बार बार दोहराते हो। मैं टेनिस खेलता था जब मैं छोटा था, और मैं बहुत सीरियसली टेनिस खेलता था। तो टेनिस में बहुत जरूरी होता है बैक स्विंग। आप बॉल को यहां मारते हो, लेकिन आपका बैक स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बैक स्विंग जो है वो डिसाइड करता है कि आपका बॉल कैसे जाएगा। और जब आप बॉल कांटेक्ट में करते हो तो उसके बाद आपका फॉलो थ्रू जाता है। सो बैक स्विंग एंड फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर एक्टिंग। आप क्योंकि थिएटर में हम पूरा प्ले एक कंटिन्यूसली एक पूरा प्ले करते हैं, तो आपके पास रवानगी होती है, यू नो, यू गो थ्रू द कर्व ऑफ द कैरेक्टर स्मूथली। बट जब आप फिल्म करते हो तो अक्सर वी डोंट शूट इन ऑर्डर। हम सीन नंबर 90 पहले कर रहे हैं, सीन 64 सेकंड कर रहे हैं। अच्छा, सीन के अंदर भी 10-15 शॉट होते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्टर पहले शॉट से शुरू करे, वो बोलता है मैं पहले वाइड ले लूंगा, लास्ट शॉट पहले मैं कर लूंगा, लाइटिंग के लिए बेटर है। तो यू आर नॉट शूटिंग इन ऑर्डर। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी शॉट हैज अ बैक स्विंग
एंड अ फॉलो थ्रू। क्योंकि आप ये पार्ट शूट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो शूट हो चुका है या शूट होने वाला है, उसके बाद जो शूट होने वाला है या जो शूट हो चुका है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। योर बैक स्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर कॉन्टैक्ट पॉइंट, एंड योर फॉलो थ्रू इज वेरी। फॉलो थ्रू में आप टेनिस में आपका रैकेट अगर नीचे जाएगा तो बॉल कहीं और जाएगा। बॉल को आप मार चुके हैं, लेकिन आपका फॉलो थ्रू कहीं है तो बॉल वहीं जाएगा। सो योर फॉलो थ्रू इज एज इंपॉर्टेंट एज योर बैक स्विंग एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं ऐसे टाइम पे, मैं फॉलो थ्रू चेंज, अपना जो बैक स्विंग है वो मैं चेंज कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं मतलब शॉट शुरू होने से पहले जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो मैं बदल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पानी मुझे रखना है तो दूसरे टेक में मैं पानी पी के शॉट करूंगा, तो क्या इट चेंजेस माई एंट्री पॉइंट इन टू द शॉट, सो इट बिकम्स फ्रेश। तो आपका जो बैक स्विंग है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी शूट कर चुके हो या शूट करने वाले हो, तो उसकी कंटिन्यूटी मैटर नहीं होगी। बैक स्विंग जो है आपका चेंज करो, तो इट गिव्स यू अ स्लाइट फ्रेशनेस ड्यूरिंग द शॉट। दैट्स व्हाट आई डू। सर स्मॉल क्वेश्चन, yeah. आपने बोला आप विजुअलाइज, जैसे आपने बोला रंग दे बसंती का सीन आपने विजुअलाइज किया था इन योर हेड, यू यूजुअली डू दैट या आप इन द मोमेंट बस लाइंस पढ़ के जैसे? नहीं, आई विजुअलाइज इट फुल्ली। यू विजुअलाइज? या आई विजुअलाइज इट फुल्ली। और a lot of actors like, I believe a lot of actors like to look in the mirror and do it. मैं मिरर में नहीं देखता हूँ, I sit alone and I do it and I visualize it. और मैं बार बार करते रहता हूँ। तो उसमें क्या है, जब आप बार बार करते रहते हो तो आपको अलग तरीके मिलते हैं, यू बिकम मोर एंड मोर कंफर्टेबल, आप ज्यादा कंफर्टेबल होते रहते हो उसी चीज से। जी, या Can I ask a question? Sure. Yeah. So actually, Tare Zameen Par is my favorite movie, and I still break down when I watch it. So I wanted to actually know, like, how did you prepare for the role to like so authentically portray the role of a teacher? Like, it was very authentic, the way you acted. So I was very curious to know that. Yeah. So here I'd like to just clarify one thing. Teacher is his profession. That's not his character. Because in the same film there are different kinds of teachers. जो ठीक से नहीं पढ़ाते या जो इनसेंसिटिव हैं। तो किरदार जो है वो प्रोफेशन से नहीं आता है। कभी कभी प्रोफेशन का असर होता है आपके किरदार पे, बट किरदार इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद योर प्रोफेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद योर कैरेक्टर। तो वो टीचर है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंसान है और दूसरों के जज्बात बहुत जल्दी वो समझ लेता है, एंड ही इज एबल टू एम्पैथाइज विद पीपल। सो दैट्स द कैरेक्टर रियली। तो वो एक्चुअली कैरेक्टर करने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ रियल लाइफ में। तो इट वॉज क्लोजर टू माई रियल पर्सनैलिटी, सो आई हैड टू डू लेस ओवर देयर। इनफैक्ट आई हैड टू डू वेरी लेस ओवर देयर। आई हैड टू जस्ट बी, आई हैड टू जस्ट बी। Okay. Yeah, Thank you so so much. that required less prep for me, Tare Zameen Par. Yeah. हेलो आमिर सर, Hi. मेरा नाम आयुष है, मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ। तो मेरे आपसे दो सवाल हैं। मैंने आपके अभी आई थिंक कुछ रिसेंट इंटरव्यू को देखा था, तो आपने ये बताया था कि आपके पापा के पास जब कोई नरेशन के लिए आता था जी, तो आप पर्दे के पीछे आई थिंक हाँ। छुप के आप वो कहानियां सुना करते थे। जी। एंड एक दिन उन्होंने आपको पकड़ा और बोला कि अगर कहानियां सुननी है तो सामने बैठ के सुनो। हाँ। तो कटिंग शॉर्ट, एक एक्टर के लिए स्टोरी टेलिंग की इंट्रिकेसीज को समझना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अनदर क्वेश्चन इज कि जब आप एक सीन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वो जो अप्रोच आप रखते हो वो एक होता है या आई मीन कि 12 टाइम्स और 50 टाइम्स? लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनसाइड आउट अगर कोई एक सीन को करना है तो एटलीस्ट एक एक्टर को 12 और 15 टाइम्स उस सीन को हर एक एंगल से करना आना चाहिए। तो कैन यू गाइड मी ऑन दिस? लाइक, तो पहला सवाल क्या था आपका? कहानियों को लेकर। हाँ, एक्चुअली आप बैठी ना, जी। मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि मैं छोटा था, 5 साल का था और मुझे कहानियां पसंद थी, तो मैं कहानियां सुनता था। तो घर पे आते थे लोग कहानी सुनाने, तो मैं कहानी सुनते रहता था। तो उस चक्कर में मुझे पता नहीं था गुरुकुल टाइप की ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एक्चुअली मेरी गुरुकुल ट्रेनिंग हुई है, विदाउट अनइंटेंशनल गुरुकुल ट्रेनिंग हुई है। क्योंकि घर पे सब फिल्मों की बात होती थी, अब्बाजान, अम्मी, चचा जान, हम लोग सब फिल्मों की बातें करते थे। खाने के टेबल पे भी वही आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन, ये सीन रॉन्ग है, वो सीन रॉन्ग है। तो हम लोग शुरू से उसी में लगे हुए थे।
तो मैं कहानियां बहुत सुनता था और सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी है फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16, 17 बिफोर आई बिकेम एन असिस्टेंट. और आई थिंक अंडरस्टैंडिंग गुड स्टोरी टेलिंग, गुड राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर एन एक्टर, ना सिर्फ एक्टर के लिए, लेकिन हर आदमी जो फिल्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सारे लोगों को स्क्रिप्ट की समझ, आइडियली सबको स्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए. क्योंकि जब आपको स्क्रिप्ट की समझ होती है तो फिर आपको समझ में आता है कि इस सीन का वजन कहाँ है. आपको समझ हो, मतलब आप सही समझ से सीन करते हो. वरना अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में, जब जिन एचओडीज को या जिन एक्टरों को स्क्रिप्ट की समझ नहीं होती है, वो सिर्फ अपने काम को देखते हैं. जैसे कैमरामैन सिर्फ अपना काम देख रहा है कि भाई मेरा सीन, लाइटिंग चकाचक है, एक्टरों को तकलीफ हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा काम एकदम सही है. तो उसमें क्या होता है, जैसे कि जब मैं तारे ज़मीं पर मराना था तो सेतु वॉज द डीओपी. सेतु इज एन अमेजिंग डीओपी. वो अपनी पहली या दूसरी फिल्म कर रहा था, नया नया आया था. तो मैं काम कर रहा था बच्चों के साथ. मेरे कमरे में 40 बच्चे हैं क्लासरूम में. सेतु क्या करता था, वो लाइटिंग करता था, बोलता था रेडी. हम लोग आते थे, बच्चों को हम लोग बैठाते थे. अब मैं बच्चों को गर्म कर रहा हूँ शॉट के लिए, उनको शॉट समझा रहा हूँ, उनको हर बच्चे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे रहा हूँ. और जैसे ही मैं टेक के लिए रेडी हूँ, सेतु पता था 1 मिनट मेरे को लाइट बदलनी है. फिर वो 15 मिनट गुजर जाते थे. फिर मैं उनको गर्म करता था. फिर वो बोलता था कि नहीं यार वो थोड़ा एक. तो मैंने सेतु को पहले या दूसरे दिन मैं उसको अलग ले गया. मैं बोला देख भाई, तुझे जितनी लाइटिंग करनी है तू कर ले, लेकिन एक दफा तू मुझे बोलेगा शॉट रेडी, उसके बाद मैं तुझे एक कटर भी हिलाने नहीं दूंगा. तो तू मुझे सोच के बुलाना, क्योंकि मैं बच्चों को गर्म कर रहा हूं. उसके बाद तो उसको समझ नहीं थी. दिस इंडिकेट्स टू मी कि ये है एक डीओपी. और सेतु बहुत अच्छा डीओपी है, सीख रहा था, उसका नया पहली दूसरी फिल्म थी. अब मैं जब डीओपी हूं, मुझे इतनी समझ ऑलरेडी होनी चाहिए कि यार इस कमरे में 40 बच्चे हैं, डायरेक्टर बच्चों को तैयार कर रहा है, जैसे ही शॉट के लिए रेडी है मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूं. मुझे रियलाइज हो रहा है अरे यार वो बेटर हो सकता था. वो आप बेटर कर सकते हो और आपका कैमरा वर्क बेटर हो सकता है, लेकिन सीन बिगड़ जाएगा. तो जब आदमी को स्क्रिप्ट की समझ नहीं होती है ना, तो वो सिर्फ अपना देखता है कि मेरे कॉस्ट्यूम कैसे हैं. एक्टर देखता है कि मेरा शॉट मैं कैसे लग रहा हूं या मेरा शॉट कैसा है. तो उसमें आप सिर्फ, फिर आप पूरे सीन की जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है, क्यों आपका ध्यान उस पर नहीं. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ गुड स्क्रिप्ट इज, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द टीम. अक्सर ये होता नहीं है, बट दैट इज एन आइडियल सिचुएशन कि हर आदमी को समझ होनी चाहिए पूरी तरह स्क्रिप्ट की. आपका दूसरा पार्ट क्या था क्वेश्चन का? बड़ा कंफ्यूजिंग था दूसरा पार्ट, मैं समझा नहीं. सर, एक सीन को करते हुए एक एक्टर को कितने एंगल्स से उसको अप्रोच करना चाहिए? जब आप रिहर्सल कर रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप अलग अलग एंगल से अप्रोच करते हो जब आप रिहर्स कर रहे हो. लेकिन एक दफा आप सेट हो जाते हो कि हाँ ये सही तरीका है करने का, देन यू गो फॉर दैट वन थिंग ओनली. एंड सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि जब आप नए नए आए थे, यू ऑलरेडी सेड कि आप ट्रेंड नहीं थे एज एन एक्टर, तो क्या डिफिकल्टीज आई थी? लाइक आप सेट पे जाते थे तो मार्किंग होती है. मुझे तकलीफ ये होती थी कि मेरी जो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जब मैं शुरू में आया था तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना मेरे घर पे, तो अम्मी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है मेरी अम्मी. और हम लोगों को बड़ा किया है कि बड़ों की इज्जत करो, स्पीक पोलाइटली, डोंट शो ऑफ. उस टाइप के हम लोग को जो अपब्रिंगिंग है, बहुत ही मिडिल क्लास सही अपब्रिंगिंग से मैं बड़ा हुआ हूँ. दिल की शूटिंग में कर रहा हूं और दिल में मेरे फादर का रोल अनुपम जी कर रहे थे, इनका नाम था हजारी प्रसाद. अब क्लाइमैक्स में मुझे पता चलता है कि ये मेरे फादर जो है वो पैसों के पीछे, उसने मुझे पूरा ये कांड किया है एंड ऑल दैट. और मैं घर आता हूं और मुझे रियलाइज होता है कि माय फादर इज बिहाइंड दिस होल थिंग. अब मैं बाप को डांटता हूं, ये कौन सी भूख है हजारी प्रसाद. तो अभी मेरा जो अपब्रिंगिंग है, मैंने कभी अपने फादर को ताहिर हुसैन मैंने कभी नहीं बोला है. मैं क्या बोल रहा हूं?
मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ और मैं इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ। हम लोग को अपब्रिंगिंग में आप बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। आपकी नजरें नीचे होंगी और आपकी टोन एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकती। मैं अपने फादर से बात कर रहा हूं। जो भी चीज की है मेरे फादर ने, मुझे बहुत गुस्सा भी आएगा तो मैं चुप रहूंगा। सही कह रहा हूं मैं चुप रहूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बाप फादर को मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ये हमारी अपब्रिंगिंग है। लेकिन फिल्म में मुझे उनको डांटना है और उनको चैलेंज करना है। और तो मैंने इंदु से कहा, यार इंदु, मैंने अपने फादर का नाम कभी लाइफ में नहीं लिया। मैं बोलूंगा डैडी या मतलब पापा, मैं हजारी प्रसाद क्यों बोलूंगा उनको यार। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा। एंड आई रियलाइज्ड दैट जो इंदु मुझे बोल रहा है वो अल्टीमेटली मुझे करना। तो किसी तरह गिरते पड़ते मैंने वो सीन किया। आप देखिए, बहुत बुरा किया मैंने वो सीन। किसी तरह गिरते पड़ते मैंने वो सीन कर लिया। बट मुझे, मेरा जवाब तो हो जाए। तो मुझे, जब मैं नया नया आया था तो मेरी सेंसिबिलिटी थोड़ी अलग थी। और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा की सेंसिबिलिटी और रिक्वायरमेंट जो मुझ पर डाली जा रही थी, मैं रेडी नहीं था उसके लिए। आई वॉज टू रॉ एंड आई डिडंट नो हाउ टू नेविगेट दैट। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू नेविगेट इट एज बेस्ट एज आई कुड। बट वो प्रोसेस से मैं बहुत कुछ सीखा। I could learn a lot through that process. जब आप एज एन एक्टर डिस्कम्फर्ट फील करते हो ना कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको वही करना है, तो जब आप उससे जूझते हो, और कभी कभी आप डायरेक्टर से एग्री भी नहीं करते हो कि डायरेक्टर कुछ और ही बोल रहा है, मेरी थिंकिंग कुछ और है, वो बोल रहा है नहीं ऐसे करना है, तो आप डिस्टर्ब बहुत होते हो। लेकिन दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग विच यू डोंट बिलीव इन actually teaches you a lot. It takes you to places that you have not been to. So it may be very uncomfortable that time. And even today when I see that scene, I may not like it. But the process of trying to do that scene has improved me as an actor, has taught me something as an actor. You know? मुझे याद है उसमें एक सीन था दिल में कि मैं माधुरी के घर में आता हूँ और कमरा लॉक कर देता हूं। माधुरी के फादर सईद जाफरी जी बाहर बंद हो जाते हैं, वो कमरे में एंटर नहीं कर पाते, और टेबल तोड़ के, टेबल को आग लगा के मैं माधुरी का शायद दुपट्टा अपने सैश में बांधता हूं और हम लोग 7 चक्कर लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं अग्नि के, और हमारी शादी हो जाती है। और बाप देखते रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। ये सीन था। अब मेरा बहुत लॉजिकल माइंड है, तो मैंने बोला इंदु, ये 7 फेरे तो ले रहा है लेकिन कोई विटनेसेस नहीं है। सईद जाफरी अकेले खड़ा है वहां पे और उसकी कोई बुआ टाइप की है, तो इतना पैनिक क्यों हो रहा है? वाई सईद जाफरी पैनिकिंग? उसको बोलना चाहिए कर लो, आप फेरे वेरे कर लो, अल्टीमेटली तो दरवाजा खोलोगे ना। तो जब आप खोलोगे तो मैं बोलूंगा आप निकल जाओ, अभी आपको लगता है आपकी शादी हुई, आई डोंट एक्सेप्ट। तो ये सीन, मतलब क्या सीन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 घंटे इंदु ने मेरे को समझाने की कोशिश की कि नहीं भाई, मेरी बात समझ, ये सब लॉजिक जो है वो ऑडियंस नहीं सोचने वाली। तो ऐसे कैसे नहीं सोचेगी ऑडियंस यार? वो सब अक्लमंद लोग हैं ऑडियंस में, और वो देखेंगे कि ये शादी तो कर रहा है 7 फेरे, और इमोशनली हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन फ्रॉम अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हु डज नॉट वांट दीज टू बी टुगेदर, ही विल टेक द कोर्स विच इज कॉमन सेंस। ही विल से हो गई शादी, चलो अभी घर जाओ। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो, खैर मैंने किया जैसे उसने कहा, मैंने किया। कट टू वो फिल्म रिलीज हुई और मैं गेटी गैलेक्सी में गया था रिएक्शन देखने के लिए। जो सीटियां पड़ी हैं उस सीन में, और जो लोग पागल हुए हैं उस सीन में। अच्छा, मुझे पूरा यकीन था कि लोग हम पर थूकेंगे वो सीन पे कि क्या तुम लोग कुछ भी इलॉजिकल कुछ भी दिखा रहे हो तुम लोग यार। तो उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था कि एक होता है लॉजिक, जो टेक्निकल लॉजिक या लीगल लॉजिक होता है, एक होता है इमोशनल लॉजिक विच गोज अबव एवरीथिंग एल्स। तो जब आप इमोशनली ऑडियंस को एक जर्नी पे ले जाते हो और उस लहर में आप उनको वो बह जाते हैं, तो फिर वो इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, वो लॉजिक नहीं सोच रहे हैं। तो दैट इज समथिंग आई लर्नड अ लॉट थ्रू माय ओन मिस्टेक्स एक्चुअली। या एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बोलना चाह रहा हूं। सलीम साहब के साथ मैं बैठा हुआ था, सलमान के फादर। तो वो जावेद साहब और सलीम साहब
ऐसे बहुत ऐसे हीरे डालते हैं आपके सामने, इफ यू सिट विद देम ना, उनके सामने एक एक हीरा आपके गोद में टपकता है। तो सलीम साहब ने मुझे बताया था, जनाब 2 किस्म के एक्टर होते हैं, एक आशिक और एक माशूक। तो ऐसे क्या मतलब सलीम साहब? इसे देखिए, आशिक वो होता है जो पागल होता है। आशिक का जो ध्यान है वो हमेशा जिसको वो प्यार करता है उस पे होता है। हिज अटेंशन इज ऑन समबडी एल्स। आशिक का ध्यान खुद पे कभी नहीं होता है। उसके बाल उजड़े हुए हैं, उसके शर्ट वर्ट फटी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा एनर्जी, ध्यान जिसको वो चाहता है उस पे होता है। ये होता है आशिक। और माशूक इज द लव्ड वन, जिसको कोई प्यार करता है। तो माशूक इज द पर्सन हु इज गेटिंग अटेंशन। तो इसे देखिए, 2 किस्म के एक्टर होते हैं, आशिक और माशूक। अगर आशिक एक्टर है और उसको बोला गया है कि भाई सीन में एक धागा है और एक सुई है, आप धागा सुई में डालिए, तो जो आशिक एक्टर होगा उसका ध्यान सुई पे होगा और धागे पे होगा, और उसकी कोशिश होगी कि मैं धागा सुई में डालूं। तो वो, यार ये पकड़ना, माइक पकड़ना, जस्ट होल्ड इट। तो ये उसने सुई उठाई, ये आशिक एक्टर है, उसका ध्यान सुई पे, धागा डाल रहा है, ये करना है उसको। अभी माशूक एक्टर ध्यान खुद पे, मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं, मेरे वाल ठीक है कि नहीं। तो ये आशिक एक्टर जो होता है उसका ध्यान खुद पे होता है। जो शॉट दे रहा है वो चलने का भी शॉट दे रहा है तो उसका ध्यान खुद पे, मैं कैसे लग रहा हूं। वो ये नहीं सोचता मुझे कहां जाना है, हाँ मुझे कहीं जाना है यार, उसका ध्यान वहां जाने पे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग ही सेड। एज एन एक्टर आपका अटेंशन खुद पे नहीं होना चाहिए, अनलेस द सीन रिक्वायर्स इट, वो अलग बात है। बट अदरवाइज योर अटेंशन शुड ऑलवेज बी on what it is supposed to be. What is the topic of discussion? Who is being discussed? What is happening? Your attention always should be sharply on that and not on yourself. So, जैसे कि फोन आया है, अब आशिक एक्टर जो है वो बोलेगा हाँ हेलो, अरे नहीं यार मैं लेट हो गया, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। माशूक एक्टर हेलो, हाँ 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 मैं पहुंच रहा हूँ। तो वो आपको समझ में आता है कि ये माशूक एक्टर है। तो So that was a very important thing that I learned from Salim Saab that day. The difference between an Ashik actor and a Mashuk actor. Yeah, please. Sir, sorry. आमिर सर, क़यामत से क़यामत तक लेके सारी मूवीज देख के ग्रो हुए हैं, तो इट्स अ प्लेजर सीइंग यू टुडे। 2 क्वेश्चन है सर। वन इज, in my opinion, your movies have always been, something different from what others have been producing in the times. So I want to know, how do you basically select that, this is really going to, fly, or this is going to be a concept that I'm going to do. How do you select films is my first question. And second, sir, abhi to we are talking about the art of acting. But today, the whole age of technology and Gen AI that has come into it, how much do you think this is going to influence acting, and what is the direction of acting and movies, sir? So 2 questions. Thank you. What is the direction of acting? देखिए AI और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। मैं कुछ महीनों पहले LA में था और वहाँ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा। एक फिल्म बन रही थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे प्राइवेट में दिखाया गया तो मैं फिल्म का नाम, एक्टर का नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो शूटिंग जो है, जो मैं देख रहा था पर्दे पर, वो एक्टर ने की नहीं थी। वो एक्टर ने, वो शूटिंग पे नहीं था एक्टर। मैं फैक्ट बात बता रहा हूं। वो घर पे बैठ के कॉफी पी रहा था। उसने एक बंदे को भेजा जो मोरलेस उसके साइज का था, और फेस का साइज ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि वो सेम दिख रहा है, मोरलेस मतलब मोटा मोटा। तो किसी एक्टर ने उसकी सीन कर लिए।
किसी दूसरे बंदा जो एक्शन में अच्छा है उसने उसके एक्शन के शॉट्स कर लिए, और वीएफएक्स और एआई के जरिए उन्होंने उसका चेहरा बदल दिया, और अब आपको लगता है कि ये आमिर खान है जो सीन कर रहा है और जो एक्शन कर रहा है। तो यहां तक पहुंच गए हैं। मतलब एक साथ आज की डेट में अगर उस टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल करूं तो मैं एक साथ 5 फिल्में कर सकता हूं, मतलब अनगिनत फिल्में। तो ये जो फ्यूचर है, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं घर पे बैठा हूं लेकिन मैं किसी यंग एक्टर को लेता हूं जो बहुत अच्छा एक्टर है, जिसके क्योंकि टाइमिंग मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, वो एक्टर की टाइमिंग हुई, तो एक्टर अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरा चेहरा उस पर आ जाएगा। तो ये दिस इज द पॉसिबिलिटीज दैट आर देयर। आई मीन इट्स अ लिटिल बोरिंग कि मतलब मैंने एक्टिंग ही नहीं की, कोई और एक्टिंग करके जा रहा है, मेरा चेहरा आ रहा है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा वो। लेकिन ये दिस इज वेयर वी आर हेडेड, जो आप पूछ रहे हो। एंड मैं तो टेक्नोलॉजी से काफी परे हूं, काफी दूर हूं, तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? हाउ डू यू सेलेक्ट स्क्रिप्ट्स? हाँ हाँ, Exactly, देखिए sir. स्क्रिप्ट्स तो आपको अपने इंस्टिंक्ट से चुनना पड़ेगा। एक किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, उसका नाम है द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग। तो ये किताब जो है लिखी थी आई थिंक 70s में लिखी थी, आई थिंक वाज एन अमेरिकन राइटर एंड इट वाज रिटन फॉर थिएटर। उसने एक्चुअली थिएटर के लिए लिखा था, बट जो उसने लिखा था वो सिनेमा में भी पूरी तरह अप्लाई होता है। एंड फॉर यंग राइटर्स एंड इवन पीपल हु आर नॉट राइटर्स बट हु वांट टू बी अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस, ये बहुत अच्छी किताब है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड राइटिंग। इट टेल्स यू, इट स्टार्ट्स विद प्रेमाइस, इट गोज ऑन टू प्रेमाइस। आप लोग समझते हैं क्या है प्रेमाइस? मतलब मेरे अब्बाजान, जब मैं कहानियां सुनता था, छोटा था, तो कहानी खत्म होती थी, 3 घंटे का नरेशन खत्म हुआ है, पूरी नरेशन खत्म हुई, और अब्बाजान कहते थे आप एक लाइन में कहानी सुनाइए, आप एक लाइन में नहीं सुना पाएंगे तो फिल्म हिट नहीं होगी। तो मुझे लगता था यार ये बड़ा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, अभी उसको 3 घंटे लगे कहानी सुनाने में, वो एक लाइन में कैसे सुनाएगा कहानी यार? बट वो कुछ कह रहे थे जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। What is the premise? अब बोलना क्या चाह रहे हो? एक लाइन में बोलो आप बोलना क्या चाह रहे हो। Where there is a will, there is a way. लगान। एक लाइन में कहानी है कि मतलब कितना भी मुश्किल काम हो, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप करके दिखाओगे। आप अंग्रेजों को उनके खेल में हार के दिखाओगे जो आपको अभी तक पता भी नहीं क्या है वो खेल। Where there is a will, there is a way. True love conquers everything, even death. लवर्स कैन नॉट बी पार्टेड इवन इन डेथ, कयामत से कयामत तक। एक लाइन में कहानी है, आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट जो होती है ना, एक अच्छी स्क्रिप्ट का बहुत ही क्लियर प्रेमाइस होता है। इट्स अ वेरी क्लियर प्रेमाइस, दिस एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन इन द प्रेमाइस। दैट्स द साइन ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट। दूसरा जो गोल लॉक करना बहुत जरूरी होता है। ये फिल्म जा कहां रही है? फिल्म शुरू होती है, सूखा है हर जगह, बादल नहीं आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, गांव वाले लगान नहीं दे पा रहे हैं, राजा से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप थोड़ा लगान कम करिए, ये वो। राजा बोलता है यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जा कहां रही है ये कहानी? हमको नहीं पता कहां जा रही है। फिर वो जब मिलने जाते हैं राजा से, तो वो क्रिकेट का गेम चल रहा है, राजा उनसे बात करता है और कैप्टन रसेल आके बोलता है तुमने कहा था ना बद्दा सा खेल है, इधर आओ, तुम हमको इस खेल में हरा के दिखाओगे, तुम्हारा टैक्स मैं कैंसिल कर दूंगा। और भुवन बोलता है शर्त मंजूर है। जब वो शर्त मंजूर है बोलता है, आपको गोल लॉक हो जाता है। एज एन ऑडियंस आपको समझ में आता है कि ओ अच्छा, अब इनको क्रिकेट सीखना है और इन अंग्रेजों को क्रिकेट में हराना है। माई गोल इज दैट माई प्रोटैगनिस्ट शुड डू दिस। एज एन ऑडियंस मेरा गोल क्लियर हो गया। गोल सेटिंग जो है वो कहानी के पहले 10% में हो जानी चाहिए। अगर आपने पहले 10% में कहानी का गोल सेट नहीं किया है तो आप फिर घूमते रहेंगे यहां से वहां। एज एन ऑडियंस आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट कि यार ये कहां जा रही है कहानी, को समझ में नहीं आ रहा। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यादों की बारात रिवेंज फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, मेरे चचा ने बनाई थी। 3 भाई हैं, शुरुआत में फैमिली है, माँ बाप 3 बच्चे। अजीत जो विलेन है फिल्म का, वो माँ बाप को मार देता है,
बच्चे उसको विटनेस करते हैं, बच्चों के पीछे लगता है, बच्चे भागते हैं, तो बच्चे बिछड़ जाते हैं और माँ बाप मर चुके हैं। मेरा गोल सेट हो गया। एज एन ऑडियंस आई नो कि ये 3 बच्चों को एक साथ मिलना है और इस आदमी से बदला लेना है। दैट इज माई गोल। सो गुड स्क्रिप्ट सेट्स योर गोल वेरी क्लियरली। तो खैर, आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। उसमें कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया, सब प्लॉट्स के बारे में बताया। इट्स अ ग्रेट बुक टू रीड, द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग। या Hello, sir. Hello. I'm Monica Rao. I'm an educator by profession. Okay. My question is that what role does imagination play in your acting and how educators can nurture it in young children? Oh wow, what a wonderful question here. Thank you, sir. मेरे समझ से इमेजिनेशन कई खेल है। हम लोग जितना अपने थॉट्स में रहते हैं और अपने इमेजिनेशन में उड़ने लगते हैं, दैट इज वॉट फाइनली मेक्स ऑल ऑफ अस। इट डजेंट मैटर आप एक्टर हो या नहीं हो। आप एजुकेटर हैं तो आमतौर पे, खैर अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन एक वक्त था जब बच्चा क्लास के रूम के बाहर देख रहा है, उसका ध्यान पता नहीं कुछ पेड़ वेड़ में है, तो फौरन हम बच्चे को डांटते हैं, क्या कर रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे। वो एक्चुअली वो बच्चा उस वक्त इमेजिनेशन में खोया हुआ है। वो पता नहीं कौन सी कहानी सोच रहा है, वो पता नहीं कहाँ पहुंच गया है, वो क्लासरूम में है ही नहीं। ये जो डे ड्रीम हम बोलते हैं अंग्रेजी में, डे ड्रीमिंग, या आप अपने ख्यालों में खो जाते हो, ये एक बहुत, मेरे हिसाब से ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है हर इंसान के लिए। नो मैटर कि आपका क्या काम है, आपका क्या प्रोफेशन है, जब आप डे ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो, तो आपका माइंड खुलने लगता है, आपका जहन खुलने लगता है। आई थिंक इमेजिनेशन एंड अलाउइंग चिल्ड्रन, इनफैक्ट encouraging children to be in their imagination is a very good thing that you can do for children. Will You do, can, sir. आप एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं जो उस चीज को प्रोवोक करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमेजिनेशन। Will certainly do, sir. Thank you so much. We'll come this side, yeah. Anyone? हाँ हाँ। हेलो सर। Hi. माय नेम इज़ मंथन। आई एम एन इंडी आर्टिस्ट। मैं म्यूज़िक बनाता हूँ खुद का। एंड मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है, तो वो बॉलीवुड में स्टेप इन कैसे करे। जैसे मैं खुद के बना रहा हूँ, 2 टाइप के, एक बॉलीवुड के रहते हैं जो कि बॉलीवुड में गाने बनाते हैं, और मैं जो है मैं खुद के गाने खुद से लिखता हूँ, खुद से बनाता हूँ, खुद से गाता हूँ। तो मैं स्टेप इन कैसे कर सकता हूँ, लाइक एक यंग आर्टिस्ट जो रहेगा वो। यार इसका जवाब किसी को मिला नहीं आज तक यार। हाँ, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे फादर फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन हमारे परिवार में हम लोगों को फिल्मों से बहुत दूर रखा था, और अम्मी अब्बाजान सख्त खिलाफ थे कि हमारे बच्चे फिल्मों में ना आए। उसकी वजह ये थी कि वो इस फिल्म लाइन में रह चुके थे और उनको पता था कि इस फिल्म लाइन में इतनी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं। देखिए, ये एक प्रोफेशन है, बाकी जितने प्रोफेशंस हैं, जैसे आप क्रिकेट ले लो, स्पोर्ट, अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है और आप मेहनत करते हो, आप नेट्स पे वक्त बिताते हो, आप पूरी कोशिश करते हो, आप जान लगा देते हो, तो आपका रिजल्ट 99.9% अच्छा ही आएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप मन लगा के करते हो, आप सच्चाई से करते हो, आप जोश से करते हो, ये सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं एक इंसान में। परसिवियरेंस, हार्ड वर्क, द एबिलिटी नॉट टू गिव अप, ये सारी चीजें होती हैं। फिल्म एक प्रोफेशन है, एंड इन एवरी प्रोफेशन द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेस यू गेट, द मोर यू अप्लाई योरसेल्फ। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द हार्ड वर्क एंड द रिजल्ट। ये एक प्रोफेशन है जिसमें आपकी टैलेंट, आपका एप्टीट्यूड, आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क, आपकी सिंसियरिटी, जरूरी नहीं है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सक्सेस। जरूरी नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आप में सारी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, या जो सक्सेस इसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं बहुत सारे एक्टर्स देखता हूं जिनको मुझे लगता है कि यार ये इतना कमाल का एक्टर है, इसको तो एकदम टॉप पे होना चाहिए, बट वो टॉप पे है नहीं। और
ऐसे भी एक्टर मैं देखता हूं या डायरेक्टर्स या क्रिएटिव लोग जो एक्चुअली मेहनती है ही नहीं, वो सिर्फ शोशे में लगे हुए हैं और वो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो कोई उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं, तो देयर इज नो आंसर फॉर दिस। तो हाउ डू यू एंटर? और एक क्वेश्चन है, जैसे इजीली बता बेसिकली। तो आई टेल यू हाउ आई एंटर्ड, दैट माइट आंसर योर क्वेश्चन। हाँ। मेरी एंट्री क्या मुझे करना पड़ा, मुझे अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा। तो मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी कि नहीं आप बिल्कुल चांस ही नहीं है फिल्मों में, मतलब कट, नो चांस, डिस्कशन ही नहीं है। एंड माई फादर वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, तो हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने आवाज निकालने की। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं टेनिस बहुत खेलता था, आई वॉज क्वाइट गुड इन टेनिस। सब जूनियर्स में आई वॉज महाराष्ट्र नंबर 1 एट वन टाइम, और मैं 5-6 घंटे दिन में खेलता था टेनिस। एक दिन अब्बाजान ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, उसमें 1-2 सब्जेक्ट में मैं कुछ 2-3 मार्क्स से फेल हो गया था। तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने कहा, जीनत आपका बेटा 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। एक तो जब बच्चा कुछ गलत करता है वो माँ का बेटा हो जाता है। जीनत आपका बेटा आपका बेटा 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कल से इसका टेनिस बंद। मैं टॉप पे था, मेरा अगले दिन से टेनिस बंद हो गया था। उसके बाद मैं टेनिस नहीं खेल पाया। तो आई वॉज डीलिंग विद अ फादर हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड व्हेन आई न्यू कि इफ ही कम्स टू नो कि मुझे फिल्मों में आना है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। तो जब मैंने पहली फिल्म की, मेरे क्लासमेट थे आदित्य भट्टाचार्य, बासु भट्टाचार्य का नाम सुना है आपने, उनके बेटे। तो हम लोग सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, और आदित्य बहुत इंटरेस्टेड था फिल्म मेकिंग में। तो उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पैरानोया, और मुझे उसने कहा था कि यार विल यू हेल्प मी, आई नीड हेल्प एंड ऑल दैट। आई सेड हाँ आई हेल्प यू। तो मैं उसका एक्टर भी था, उसका प्रोडक्शन मैनेजर भी था, उसका असिस्टेंट भी था, हम लोग दोनों मिलके हर काम कर रहे थे। वो फिल्म कंप्लीट हुई और एक दिन शबाना जी को बुलाया आदित्य ने। आदित्य की जो मम्मी है रिंकी आंटी, वो शबाना जी की अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा शबाना जी देख रही है फिल्म आज। तो आई वाज लाइक वाओ। तो खैर वो 40 मिनट की फिल्म थी, उस वक्त डिम्पल थिएटर हुआ करता था राजेंद्र कुमार जी का, तो वहाँ फिल्म चलाई गई और शबाना जी ने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि यार फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये एक्टर कौन है? तो आदित्य ने कहा ही सिटिंग एट द बैक। सो आई स्टूड अप, शी सेड व्हाट्स योर नेम? आई सेड आमिर। शी सेड यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू शुड बी एक्टिंग, वेयर आर यू फ्रॉम? तो रिंकी आंटी ने बोला अरे ये तो ताहिर साहब का बेटा है। नाउ शबाना जी वॉज वर्किंग विथ माई फादर दैट टाइम, film called Khoon Ki Pukaar with Vinod Khanna and all. So my father was producing that film. So she knew my father very well. So she said, hey, you're Tahir Saab's son. I must tell him. I said, no, ma'am. If you tell him, then I will not be alive to be an actor. So please don't tell him. Acha, my father was so famous for being short-tempered that everybody in the industry knew how he was. Because he had shouted at Shabana also 3-4 times. So the moment I told Shabana ji कि आप अब्बाजान को मत बोलिए, he doesn't know I've done this, he will be very upset. अच्छा, I won't tell. वो फौरन समझ गई कि अब्बाजान को नहीं बोलना है। तो that was his temper. So I had to fight. I had to literally fight and do what I wanted and stake my claim. So each one has our own journey, you know. But उसका कोई तरीका नहीं है यार, मुझे पता नहीं. There is no one way of doing it. Each one has to find their own way. And what happens is it is your drive finally that takes you where you reach. And फिर उसमें किस्मत थोड़ा बहुत being at the right place at the right time. Yeah. Now that we are at this platform and Modi ji has opened up the world for us, is it possible that we can actually compile stories from all over India and there should be a common base where you can collect this? Otherwise, how will we access all the stories? We are always crying कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, कहानियाँ नहीं हैं, राइटर्स नहीं हैं. एटलीस्ट स्टोरी आइडियाज़ कंपाइल करने का एक जरिया होना चाहिए विच यू कैन एक्सेस बिकॉज यू हैव सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी एंड यू आर सो कीन. So can we do something like that under this? No, I think that Waves is already doing that to a large extent. जो कल मैंने काफ़ी awards दिए थे young filmmakers को जो so that is happening. I think the Waves is bringing up opportunities for a lot of people. Creating, I mean, a website where people can send in stories. But देखियो, India is a large country. And
a lot of us like to write. तो वो जो लाखों कहानियां आएंगी वो पढ़ेगा कौन? आप पढ़ोगे? बहुत कहानियां आएंगी, बहुत मुश्किल होता है. I don't know. I'm also thinking. I don't know how to, make a system where good stories can rise. Let me think about it. Yeah. अच्छा. थैंक यू सर. मेरा नाम अमर्त्य है और जब मैं बड़ा हो रहा था पूरी तरह से कॉन्शियस भी नहीं था. तो फिल्में देखी जैसे 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर, तो हर टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं ईशान हूँ या फिर मैं इंजीनियर हूँ. तो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मेरी पूरी लाइफ की जर्नी भी बिल्कुल वैसी ही रही. तो मैं फिर कैसे एक वैसा ही फिल्म मेकर बनूँ जिससे मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूँ सर? Well, if you want to be a filmmaker who connects with people, आप film school जाइए, film making सीखिए, learn the process and make films. I appreciate your emotion कि आप जिस तरह इंस्पायर हुए हैं फिल्मों से, आप भी और लोगों को इस तरह इंस्पायर करना चाहते हो. तो उसके लिए आपको क्राफ्ट सीखना पड़ेगा. आप फिल्म स्कूल गए हैं? हाँ, तो पहले आप फिल्म स्कूल वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. आप learn the craft, learn storytelling, learn about, film making, and then you can be a filmmaker after that. Hello, Amir sir. हाँ, चलो. I am from Hyderabad. I'm an esports player and Hi. gamer too. Wow. So my question is, out of all amazing movies you have done, what's your favorite movie? That's a very difficult question because I've done a lot of movies with some wonderful filmmakers and writers, and I've had a great experience learning from them as well. Films like Rang De Basanti, Lagan, Dangal, all very close to me, So it's very difficult for me to choose one film. But if there is any one film that I would choose over all of them, and I'll tell you the reason afterwards, I think the film is Tare Zameen Par. Not because I've directed it, that's not why, but because ये एक सारी फिल्में, मतलब लगान is a great film, Dangal is a great film, Sarfarosh is a great film, Dil Chahta Hai is a great film, but Tare Zameen Par was a film which was very close to me, and it was telling us something about our children. It's your favorite movie, yeah. So because of the impact that film has had on the lives of young children, who's क्या है, बच्चे को हम समझते नहीं है और हमको लगता है कि ये बेवकूफ़ है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो हम उसको बहुत डांटते. We demoralize the child. उसकी जो क्वालिटी होती है जिससे कि वो ब्लूम होगा, खिलेगा, a child blooms. By shouting at the child, we break the child's self-confidence. So Tare Zameen Par was a film which really helped a lot of children. It helped a lot of parents. You see, parents also, sometimes we feel कि यार parents हमको ठीक से परवरिश नहीं करते. अरे बेचारे वो उनको किसने सिखाया यार? वो भी struggle कर रहे हैं. You become a young parent at the age of 25, 30. You also don't know how to look after a child. You do your best. So this film really helped parents and children both to understand what was happening. So that's why it's one of my most important films, I feel. Yeah. So I wanted to know about the art of improvisation. Sorry? Improvisation. Ah. Yes, because I struggle in that a lot. And I also wanted to know some of your famous scene of improvisation, because people think that's a part of your script, but it's not. So. Well, I'm a great believer in improvisation, but it should be done in the rehearsal time. Because film ke set par, it is the most expensive time for the producer. He's paid for the whole unit to be there. He's paid for the studio for the 8 hours, 12 hours. He's probably spending, 25, 30 lakhs in those 8 to 12 hours. At that time, if I say as an actor, कि एक काम करो, light white बंद करो, थोड़ा हम लोग improvisation करते हैं, तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा. तो improvisation आप set से पहले करो. आप shooting के दिन पे improvisation is not a good thing, according to me. Improvisation is a great thing, but you should do it well in advance. That's one. So therefore, because you're doing it in advance,
it's then becomes part of your rehearsal, and then it no longer remains an improvisation when you're on set, if you know what I mean. But the exercise of going through improvisation is a very important exercise, because it gives you an idea of the different ways in which you can do something, unexpected ways in which you can do something. And it also opens up your mind in different ways. Have you done improvisation exercises? Yes, sir, I have done. But every time you plan it, every time you plan it, every time you have to plan it. No. So sometimes things happen. Like for example, have you all seen Rangila? Yes, sir. तो रंगीला में मैं 5-star होटल में जाता हूँ पीले कपड़े पहन के, और उसको बोलता हूँ आज मेरा हैप्पी बर्थडे, चलो 5-star होटल में उर्मिला को ले जाता हूँ, और मैं वेटर को बोलता हूँ कुछ ऐसे ला कोई आंख पे लगे, तो वो सीन होता है. एंड में मैं उसको बोलता हूँ और सुन फैन इधर घुमा. तो हिज लाइन वाज कि सर एसी ऑन है. अब सीन यहीं तक था एक्चुअली. तो उसने बोला सर एसी ऑन है. तो पता नहीं मुझे क्या सोचा, तो मैं बोला हाँ तो इधर घुमा ना. तो अब ये इम्प्रोवाइजेशन था. इट वॉज नॉट प्लान्ड. और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब आप किरदार में रहते हो ना, जब आप वाकई उस मोमेंट में किरदार में रहते हो, तो आप उसकी तरह बिहेव करने लगते हो. और मुन्ना वॉज अ पर्सन हु ऑलवेज हैड टू हैव द लास्ट वर्ड. तो कहीं पे जब मैंने उसको बोला कि यार और सुन फैन चालू कर, सर एसी इज ऑन, तो उसने जिस तरह बोला तो मैं इरिटेट हुआ. हाँ तो इधर घुमा ना. तो वो अपने आप निकल गया when you are in the character. Sir, I would like to ask that in which movie you enjoyed the most while shooting? Actually a lot of films. Lagan was great fun to shoot. Rang De Basanti was great fun to shoot. Dil Chahta Hai was great fun to shoot. Because ये फिल्मों में हम लोग काफी लोग थे ना. लगान में हम लोग 10, 12, 15 एक्टर होते थे. रंग दे बसंती में there were 6 of us. So we used to Dil Chahta Hai, there were 3 of us. So that group energy that used to be created was great fun. You know, I've often felt that जो हम लोग की फिल्म मेकिंग कम्युनिटी होती है, हम लोग जिप्सीज की तरह होते हैं. जिप्सीज की तरह होते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का एक काम कहीं एक जगह नहीं होता. हम जब एक फिल्म करते हैं तो वो फिल्म का जो यूनिट है, बाकी एक्टर्स, यू नो, क्रू मेंबर्स, हम रोज उनको मिलते हैं. 6 महीने तक हम रोज दिन सुबह नाश्ता साथ में करते हैं, रात को खाना साथ में खाते हैं. फुल डे यू आर विद दोज पीपल. दैट बिकम्स योर फैमिली. वो 6 महीने के लिए वो आपके परिवार बन जाते हैं. लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है, काम खत्म हुआ, कोई यहां चला गया, कोई वहां चला गया, अपने अपने घर चले गए, कोई दूसरी फिल्म पे चला गया, कोई और शूटिंग, दैट होल कैंप, जिप्सी कैंप डिस्पर्स हो जाता है. और फिर आप 2 साल के बाद मिलते हो, 8 साल के बाद मिलते हो, कभी 15 साल तक नहीं मिलते हो. आप बिलीव नहीं करोगे जिसके साथ आप काम कर रहे हो. जैसे रंग दे बसंती में कुन्नू, शर्मन, मैडी, मी, ऑल ऑफ अस, दिन भर वी यूज्ड टू लिव आउट ऑफ ईच अदर्स पॉकेट्स. ऐसा कोई टाइम नहीं था जब हम लोग साथ में नहीं रहते थे. और जैसे शूटिंग कंप्लीट होती है, वो अपने दूसरे काम में मसरूफ हो जाते हैं, मैं अपने दूसरे काम में मसरूफ हो जाता हूं. तो वी हैव अ वेरी जिप्सी लाइक लाइफ. सो वी ऑल्सो गेट वेरी यूज्ड टू मेकिंग रिलेशनशिप्स वेरी फास्ट. क्योंकि मुझे पता है कि 4 महीने बाद तो उसको मैं पता नहीं 15 साल के बाद देखूंगा शायद. तो हम लोग के रिश्ते भी बहुत जल्दी बनते हैं. और somehow we get used to that kind of life, you know. And it's quite interesting. जब मैं किसी को मिलता हूँ 8-10 साल के बाद, लेकिन जब मैं उसको मिलता हूँ हम लोग वहीं से पिकअप करते हैं. ऐसे लगता है कि मैं उसको कल ही मिला हूँ. So this is what happens, I think, in films, in this kind of work. Sir, आप कुछ पूछ रहे थे? Yeah, go ahead. Anyone? Hi sir, my Hi. name is Mansi. I basically belong to Kota, Rajasthan. And sir, my question is कि आपकी लाइफ में कभी भी आपको कोई मूवी के लिए ऐसा लगा कि यार बस यार, मतलब is it anything challenging to any movie? मतलब after doing a movie I feel बस अभी हो गया. नहीं, मूवी के दौरान अच्छा, आपको लगा movie के इट्स दौरान। वेरी चैलेंजिंग कि यार नहीं साइन अप इससे करना मुझे चाहिए नहीं, था। ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी. हाँ, ऐसा कुछ कोई मूवी, एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? एक्चुअली हर फिल्म में मुझे ऐसा लगता है. वेरी वेरी सेफ आंसर सर. नहीं, मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ. मैं 2 चीजें होती है मेरे साथ. हर फिल्म में मुझे लगता है कि यार
इस फिल्म में हमने पंगा ले लिया बना के, ये तो नहीं चलने वाली है भाई, पंगा ले लिया है। लगान में एक डायलॉग है, जब उनको लगता है कि वो शायद हार जाएंगे तो भुवन मंदिर में खड़ा है और माई पीछे से आती है और माई बोलती है कि क्या हुआ, मतलब व्हाट आर यू वरीड अबाउट? तो भुवन बोलता है कि माई, ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की? यस। तो ये थॉट मेरा हर फिल्म में आता है, ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की। एक ये थॉट आता है और दूसरा थॉट मेरा आता है जब फिल्म कंप्लीट होती है और रिलीज हो जाती है तो इतनी थकान महसूस होती है मुझे एक फिल्म बनने के बाद, इतना मैं खाली हो जाता हूं और मुझे लगता है कि बस यार अभी मेरे से नहीं होगा ये दिस इज टू डिफिकल्ट, दिस इज माई लास्ट फिल्म, मैं अभी आगे काम नहीं कर पाऊंगा। ये चीज बहुत स्ट्रांगली मुझे फील होती है। आई जेन्युइनली फील कि मुझसे हो गया ही नहीं, इसके बाद मुझसे होगा ही नहीं, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा यार, आई एम एग्जॉस्टेड। एवरी फिल्म आई फील दैट। तो अभी मेरे आसपास के लोग जो है वो उसका उन्होंने मजाक बना दिया है, क्योंकि मैं बोलते अरे यार अभी 20 साल से तो वही बोल रहा है दिस इज माई लास्ट फिल्म, तो उनको लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूं, बट दैट आई एम नॉट एक्टिंग। आई एक्चुअली फील सो एग्जॉस्टेड कि मुझे जेन्युइनली उस वक्त लगता है कि यार अब हो गया, अभी मैं ये दोबारा नहीं कर पाऊंगा। इट्स यू नो टू एग्जॉस्टिंग। सो दीज आर टू इमोशंस आई फील वेरी ऑफन। वन, आई हैव मेस्ड अप एंड टू, आई कांट डू दिस अगेन। थैंक यू सो मच। કેમ છો અમીર સાહેબ? હા, હેલો 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 હેલો। હું ગુજરાતથી છું। હા, ગુજરાત આજે से દેશનું જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રતિનિધિત્વ કરે છે ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે ગુજરાતીમાં આપને એક સવાલ કરું। मेरा गुजराती इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा स्लो बोलिए, थोड़ा स्लो बोलेंगे तो मैं समझूंगा। મને એવું લાગ્યું કે અમીર સાહેબને આજે ગુજરાતીમાં એક સવાલ કરું। ઓકે। દેશના વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી ગુજરાતમાંથી આવે છે, એટલે ગુજરાતનું પણ ગૌરવ છે। તો અમીર સાહેબ ગુજરાતીમાં મારી સાથે વાત કરશે કે કેમ? મને એક એવો સવાલ આવ્યો કે આપ ગુજરાતીમાં એક ફિલ્મ બનાવશો ખરા? मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, मैं गुजराती समझता पूरा हूं, मैं बोल नहीं पाता गुजराती लेकिन मैं समझता पूरा हूं, क्योंकि मेरे आसपास जो जैसे मेरे जो करियर में शुरुआत से मेरे साथ रहे, उनका नाम है बिमल पारिक, वो गुजराती हैं। जब मैंने शुरू किया था तो एक थिएटर ग्रुप था अवांतर, ज्यादातर अवांतर में गुजराती प्लेस होते थे। उसके डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी जी, उनके अंडर मैंने काम किया है। तो 80% गुजराती प्ले होते थे, एक आध हिंदी के होते थे, अंग्रेजी का एक उन्होंने किया था। तो एक बहुत ही फेमस प्ले था खिलैया, किसी ने नाम सुना है खिलैया? ये जनरेशन ने नहीं सुना। यू हैव हर्ड? परेश रावल आवो आवियो खिलैया आविया, सुपर हिट गाना था वो, उसमें जुकू ने म्यूजिक दिया था। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा है थिएटर का वो गुजराती में रहा है, और जो मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस स्टेज पे रहा है वो भी गुजराती प्ले था, उसका नाम था केसर बीना, और उसमें मैंने काम किया था गुजराती, उसमें विपुल शाह और मकरंद देशपांडे ये सब थे प्ले में, और मेरा वो पहला एक्टिंग का एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि देवेन भोजानी वॉज डूइंग द रोल। देवेन भोजानी आप लोग जानते हैं? तो देवेन वॉज डूइंग द रोल, और देवेन को कुछ लास्ट मिनट प्रॉब्लम हो गया था, तो जोशी ने विपुल को बोला, विपुल आमिर को लाइन सिखा, और वो एक सेंटेंस आमिर को लाइन सिखा, वो सेंटेंस सुनने के लिए मैं 2 साल से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं बैकस्टेज करता था, झाड़ू मारता था, चाय लाता था, कपड़े प्रेस करता था, प्रॉपर्टीज रेडी करता था, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे चांस मिलेगा एक्टिंग का। तो जब जोशी ने बोला विपुल आमिर को लाइन सिखा, तो मेरे को लगा अरे मैं प्ले में हूं। तो देवेन को मैंने मनी मन बहुत उसको मैंने थैंक यू बोला और फिर वो प्ले मैंने किया, वो मैं गुजराती में प्ले था, वो माय फर्स्ट प्ले इज इन गुजराती। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। ओह दैट वाज इन इंटर कॉलेज, तो इंटर कॉलेज भी गुजराती प्ले था, उसमें तो गाली, इट वाज अ गाली, दैट लाइन वाज अ गाली। या जैसे आपने एक्टिंग पे एक किताब इस पे राइटिंग पे बोला, द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग, तो एक्टिंग पे भी जैसे स्तांस्ली वास्की का है एन एक्टर प्रिपेयर्स, या भरत मुनि का नाट्य शास्त्र,
तो इन दोनों किताबों को क्या खासकर एन एक्टर प्रिपेयर्स जो है स्तांसली वास्की का, हाँ एक्चुअली उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? मुझे बड़ी मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से, और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक्टिंग की कोई किताब नहीं पढ़ी है। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन एक्टिंग की मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है, और ना मैंने कोई एक्टिंग कोर्स किया है। हेलो संजय जी। जैसे मेरा बेटा है जुनैद, उसने बाकायदा थिएटर सीखा है, 3 साल थिएटर सीखा है उसने, एक्टिंग, एक्सेंट्स, ये वो। तो फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने ली नहीं है, और ना मैंने कोई किताब पढ़ी है एक्टिंग पर। तो ये सारे नाम मैंने सुने हैं, स्तानिस्लावस्की स्कूल ऑफ मेथड एक्टिंग वगैरह, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। और सर ये एक चीज़ पूछना था कि म्यूज़िक में जैसे डिफरेंट सप्तक वगैरह होते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आप यूज़ करते हैं? जैसे फॉर मंद्र सप्तक में अगर ये चीज़ मैं कहना चाहता, देन जी फॉर तार सप्तक डिफरेंट ऑक्टेव्स। वॉइस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू एब्सोल्युटली राइट। वॉइस ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है, और पिछले 2 सालों से मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ जी, क्योंकि उसमें जो इट्स वेरी गुड फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन। वेरी गुड। एक्चुअली मैं इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ। मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन 2 साल पहले से मैं इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ, और उससे इतना सुकून मिलता है आदमी को। It's like meditation, you know, when you're learning singing, it's like meditation. It's amazing, absolutely amazing. So how do you relate, sorry sir, how do you relate the music and acting in that? You know, it's actually, मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि a lot of acting is breathing. Yes. A lot of acting is breathing. देखिए, जब हम किसी भी जज्बात में होते हैं ना, तो आपकी एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग होती है। जब आप शांत बैठे हैं तो आपकी ब्रीदिंग शांत होगी। जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी। जब आप गुस्से में आएंगे आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी। जब आपको रोना आएगा आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी। तो मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी तारे ज़मीं पर में। हम लोग शूटिंग कर रहे थे और करीबन 40-50% शूटिंग हो गई थी, और वो सीन था, उस दिन हम लोग शूट कर रहे थे कि ईशान जो है उसकी माँ उसको स्कूल में छोड़ के जाती है और वो बहुत उदास है। शॉट ये था कि हम देखते हैं डॉर्मिटरी अंधेरा है, सब बच्चे सो रहे हैं, और कैमरा मूव होता है और बाथरूम में जाता है, और हम देखते हैं कि ईशान फूट फूट के रो रहा है, वहां पे फूट फूट के रो रहा है। फिर वो नल खुलता है, फिर वो अपना मुंह भी धोता है। तो वो शॉट था। तो दर्शील मेरे पास आया और उसने बोला कि आमिर अंकल, आई डोंट नो हाउ टू क्राई। अब ये नॉर्मल है, एक्टर्स जब उनको आप बोलो कि भाई रोने का सीन है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो आई सेड नहीं, डोंट वरी, यू विल क्राई। ही सेड नो आमिर अंकल, आई हैव नॉट क्राइड इन माय लाइफ। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन? यू मस्ट, आप गिरे होगे, चोट लगी होगी, कभी तो आप रोए होगे, मम्मी ने थप्पड़ मारा होगा, कुछ तो हुआ होगा। ही सेड नो, मैं लाइफ में रोया ही नहीं हूं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, मैं बोला ये बोल रहा है आज तक रोया नहीं है? शी सेड हाँ, ये आज तक रोया नहीं है। तो आई सेड यार ये तो बड़ी परेशानी हो गई, ये बच्चा 8 साल का है, उसने आज तक रोया नहीं है। एक तो मैं शॉक हो गया कि यार रोया नहीं मतलब। तो चलो आई हैड टू एक्सेप्ट, माँ बाप बोल रहे हैं कि रोया नहीं है, तो ऐसे ठीक है, आप रोए, अब इसको रुलाऊं कैसे? अच्छा, वो बेचारा बोले आई डोंट नो हाउ टू क्राई, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो अभी मैं कैसे रुलाऊं उसको? अभी मैं उसको थप्पड़ मार के तो रुला नहीं सकता, पिंच मार के रुलाऊं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं क्या करूं। तो फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, यू डोंट हैव टू क्राई, आपको रोने की जरूरत ही नहीं है, आप टेंशन ही मत लो, आपको बिल्कुल रोना नहीं है। कैन यू कॉपी मी? ही सेड या अंकल, आई कैन कॉपी यू। आई सेड कॉपी माई ब्रीदिंग, जो मैं सांस ले रहा हूं आप वो कॉपी करो। ही सेड ओके। तो उसने भी किया। फिर मैंने अपनी ब्रीदिंग चेंज की। ये ब्रोकन ब्रीदिंग है। When you cry, your breathing breaks. इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपकी सांसें होती हैं उनका कोई पैटर्न बचता नहीं है। ब्रोकन ब्रीदिंग। ये ब्रोकन ब्रीदिंग है। मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खाली ब्रोकन ब्रीदिंग दिखा रहा हूं आपको।
तो मैंने इसको बोला दर्शील को कि तू खाली ये ब्रोकन ब्रीदिंग कर, तो उसने शुरू किया ऐसे करके उसने ब्रोकन ब्रीदिंग किया। अब तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तेरा फेस कैसे हो जाएगा? बस ब्रोकन ब्रीदिंग दे और इमेजिन कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, दैट इज क्राइंग इन ए सिंपल वे। तो उसने अल्टीमेटली जो शॉट दिया है, आप वो फिल्म देखिएगा, वो कैमरा आता है बाथरूम में, वो मतलब रो रो के बेहाल हो रहा है, बट वो बिल्कुल नहीं रो रहा है, क्योंकि जब उसको समझ में आ गया, 8 साल का था, वो एक्साइट हो गया, उसको लगा ओ अच्छा ये कराएंगे, तो वो बार बार रोए वो कोने में जाके एक्चुअली रो नहीं रहा है, वो मुंह बना रहा है और ब्रीदिंग तोड़ रहा है। तो अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज ब्रीदिंग। तो आप सिंगिंग की बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से टॉपिक शुरू हुई था, तो आप जो बोल रहे थे सिमिलैरिटी, तो ये देखिए ये सिमिलैरिटीज है। ब्रीदिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, even for singing, for anything. baritone voice also, if you from morning खरज का जो रियाज होता है, खरज का रियाज होता है, yes, very true. तो breathing is very important, and that is something I also realized, that you have to remember what emotion you're in, and your breathing should be consistent with that. If your breathing becomes that, your emotion becomes that, whether you like it or not, if you know what I mean. So one last question. On behalf of lot of entrepreneurs, we create content. They are content creators. They want to become. Right. So can you give a golden tip for them? You know, what advice would you give them? How they can be authentic in front of camera? Because I see that's a very big challenge. And they are so amazing in their work. They definitely have to showcase themselves. Kindly give one golden tip which will help them to perform in front of camera. I think be yourself. Be authentic. Just be yourself and be authentic. The consciousness of the camera, how do they confront? If you're authentic, then you won't feel that consciousness. You be yourself. फिर सामने कैमरा है या टीवी है या और कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. You be yourself. Be true to yourself is what I feel. So guys, it has been wonderful talking to you. मैंने मास्टर क्लास कभी लाइफ में किया नहीं है, तो एक्चुअली ये क्लास मेरे लिए था. Sir, you should do more of these. But I hope it was interesting for all of you.